हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड एंड एंकरेज के बारे में। तो बॉन्ड एंड एंकरेज जो है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बॉन्ड एंड एंकरेज में बन जाते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो आपको बॉन्ड तो पता ही होगा आपके पास। जो हमारे पास अगर ये कंक्रीट यहाँ पर है, तो कंक्रीट के अंदर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बार ऑफ रीइंफोर्समेंट है, तो ये रीइंफोर्समेंट बार जो है इसके साथ कैसा बॉन्डिंग करता है, तो उसे हम बॉन्ड कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट और स्टील के बीच में जो है अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, ताकि वो इससे फिसले ना, मतलब कि वो इससे बाहर ना निकले। अगर हम देखिए, हमारे पास पहले क्या बार थे। पहले हमारे पास माइल्ड स्टील बार्स होते थे जो कि प्लेन होते थे। आपको पता ही है, माइल्ड स्टील बार्स होते हैं जो कि प्लेन होते थे। लेकिन हमने इंट्रोड्यूस किए फिर एच वाई एस डी बार्स। क्यों हमने इंट्रोड्यूस किए? क्योंकि उस पे जो है रिब्स ऐसे बनी हुई थी। तो प्लेन बार जो थे ये प्लेन होते थे, बिल्कुल प्लेन। तो प्लेन में जो है कंक्रीट और जो हमारे पास स्टील होता था इसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बन जाती थी। लेकिन हमने जब HYSD बार प्रोवाइड किए, तो इससे बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब कि बॉन्ड अब जो स्टील था, HYSD बार, वो फिसलता नहीं था जल्दी ही कंक्रीट से। इसीलिए HYSD बार्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द शियर फोर्स पर यूनिट नॉर्मल सरफेस एरिया ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार। मतलब क्या है? अगर हम एक बार को टेंशन से यहां पर खींच रहे हैं, मैं आपको यहां दिखाऊं। टेंशन से हम एक यहां से और यहां से खींच रहे हैं, तो यहां पर ये बार एक है। तो बार का जो यहां पर क्रॉस सेक्शन, जो लेटरल एरिया होगा ना, यहां से जो बार का एरिया होगा, सिलेंड्रिकल एरिया, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां से एरिया और यहां से एरिया, ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है, ये इस टेंशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये अगर हम इस फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया करेंगे, तो ये हमारे पास बॉन्ड के इक्वल आ जाएगा। तो यही होता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेस। स्लिपेज ऑफ द बार्स में रिजल्ट इन ओवरऑल फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर स्लिप हो गया ये बार कंक्रीट में से, तो इस वजह से हमारे पास फेलियर हो सकता है। द बीम में कंटिन्यू टू कैरी लोड्स एज लॉन्ग एज द बार्स आर एंकर्ड एट द एंड्स। अगर हम बार्स को अब एंकर भी हम करते हैं कभी कभार, जो हमारे पास बीम होते हैं, ये जो बार्स आ जाते हैं इनको एंकर कर देते हैं ऐसे, मतलब कंक्रीट में फिर ऐसे एंकर कर देते हैं, ताकि अगर बेंडिंग हो भी जाए बीम में, लेकिन ये एंकर बार जो कंक्रीट में पूरे फंसे हुए हैं, ये आसानी से नहीं निकलते। अगर हम ऐसे ही यहां तक ही बार रखेंगे, तो ये जो है ये फिसल भी सकता है, तो उसकी वजह से फेलियर हो सकता है। एंकरेज हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि बार को लेटरली जो एंड पे है उसको हम एंकर कर सकें। ड्यू टू द अनबैलेंस टेंशन फोर्स द shear स्ट्रेस इज एक्टिंग along द longitudinal डायरेक्शन, दिस कॉल्ड एज बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। तो स्टील और कंक्रीट में जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। तो अगर हम यहां पर देखेंगे, ये टेंसाइल फोर्स जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट पे लग रहा है 0.87 FyAST, और बॉन्ड स्ट्रेस जो है TB इंटू पाई इंटू फाई इंटू एल डी है डेवलपमेंटल लेंथ। कितना हमने लेंथ को इसमें कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये बार, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक बार है। तो बार का हमारे पास ये लेटरल एरिया, हमें बाहर वाला एरिया सिलेंड्रिकल एरिया निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो अगर हम ये एरिया निकालना चाहें, तो ये होता है 2πRL के इक्वल। मतलब 2R को हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस बार का डायमीटर हमारे पास D दिया हुआ है। तो 2R जो है वो डायमीटर के बराबर अभी हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है π/L। तो ये आ जाएगा इसका एरिया कितना है। और बॉन्ड स्ट्रेस जो लग रहा है उसे मैंने TBD नाम दिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं TBD बाई डी डायमीटर ऑफ द बार एंड एल डी है डेवलपमेंटल लेंथ, कितना हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है कंक्रीट में। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास एल डी
की जो वैल्यू आती है 0.87 FY5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD, जो बहुत बार मैक्सिमम बार क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है। एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में LD की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ BD, 4 टाउ BD, अगर हमें लिमिट स्टेट मेथड में दिया गया होता है। कभी हमें ये फार्मूला पूछा जाता है और कभी हमें फार्मूला पूछा जाता है सिग्मा ST को हम 0.87 FYB लिखते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, तो डिवाइड बाय 4 टाउ BD। तो आप एक फार्मूला याद कर लेना, दूसरा आपको खुद से समझ में आ जाएगा। सिग्मा ST जो होता है वो 0.87 FY के इक्वल होता है। इसी में हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूले दो जो है ये आपको दिमाग में रखने हैं, पूरा रटा मार के रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करता है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस किस वजह से आ जाती है? एक तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मतलब कि फ्रिक्शन होती है किस किस में, स्टील और कंक्रीट में फ्रिक्शन होती है। एडहेसिव रेजिस्टेंस मतलब कि एडहेशन होती है, दो मटेरियल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे होते हैं उसको हम एडहेशन कहते हैं। और मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी होती है। तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस इज प्रोवाइड बाय द डिफॉर्म्ड बार्स ओनली। जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस है वो डिफॉर्म्ड बार्स सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लेन बार जो होते हैं उनके कोई मैकेनिकल फोर्स ऐसा नहीं होता है जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट को बांध के रखे कंक्रीट के साथ। तो जब डिफॉर्मेशन होगी तभी हमारे पास मैकेनिकल रेजिस्टेंस होगी। एडहेसिव रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड ड्यू टू द ग्रिपिंग ऑफ द बार्स बाय श्रिंकेज। जब श्रिंकेज होती है कंक्रीट की तब जो ग्रिपिंग होती है बार्स की उसे हम कहते हैं एडहेसिव रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से भी होती है और एडहेसिव रेजिस्टेंस की वजह से भी होती है और मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से भी होती है। अब ये टेबल हमारे पास दिया हुआ है, ये IS 456 2000 में दिया हुआ है, डिजाइन बार स्ट्रेंथ फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए हमारे पास दिया हुआ है टेबल, हमारे पास HYSD बार्स के लिए टेबल नहीं दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है कि माइल्ड स्टील बार्स के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए टाउ BD दिया हुआ है। टाउ BD मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज दी हुई है। M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7 एंड M40 एंड एबो के लिए 1.9। आप क्या करना, आप M20 M25 का याद रख लेना। M20 के लिए 1.2 और M25 के लिए 1.4 होता है। ये दो चीजें आप याद रख लेना। फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें 2 बढ़ाना है, इसमें 1 बढ़ाना है, इसमें 2 बढ़ाना है, फिर से 2 1 2, इसमें फिर से 3 2, फिर से मतलब कि 2 1 2 2, 1.2 याद रखा तो फिर आप ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। इसमें आप अगर आप ये दो वैल्यूज ही याद रखोगे तो इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि M20 और M25 से ही हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये होता है किसके लिए? ये होता है माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए ये होता है। और जो हमारे पास HYSD बार्स है, HYSD बार्स के लिए ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इन्हीं वैल्यूज को फिर थोड़ा इंक्रीज करना होता है, तो हमारे पास HYSD बार्स के लिए भी बॉन्ड स्ट्रेस जो है निकल के आ जाता है। HYSD are deformed bars. The actual area of the bar increases as compared to the nominal diameter, so the bond strength is increased in HYSD bars as compared to mild steel bars. तो आपको पहले ही एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि HYSD bars में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ज्यादा होती है कि कम होती है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील बार। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि हमारे पास HYSD बार जो होती है, HYSD बार जो होती है वो हमारे पास डिफॉर्म्ड होती है। तो डिफॉर्मेशन की वजह से कंक्रीट और स्टील के बीच में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनती है। इसी वजह से टाउ BD मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो ज्यादा होता है किन में? HYSD बार्स में। HYSD बार्स में जो हमारे पास होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अब IS कोड ने दिया हुआ है अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 60% फॉर द डिफॉर्म्ड बार। तो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये क्या बोला गया है, M20 के लिए हमारे पास माइल्ड स्टील के लिए टाउ BD की वैल्यू क्या दी गई है? 1.2। और हमारे पास इसमें बोला गया है अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज बाय 60% फॉर डिफॉर्म्ड बार्स। अगर आप डिफॉर्म्ड बार्स यूज कर रहे हो, माइल्ड स्टील वाले को
60% इंक्रीज कर दो। मतलब कि अगर आपको टाउ बीडी निकालना है, टाउ बीडी निकालना है किसके लिए, HYSD बार्स के लिए, HYSD बार्स के लिए, और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, 1.2 वैल्यू को 60% इंक्रीज करना है, मतलब कि 1.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 1.2 इंटू 1.6 करोगे तो आपके पास जो है टॉप बीडी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि आपको ये याद रखना है, या तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछा जाएगा कि जो हमारे पास HYSD बार्स होती है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हम माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज कर देते हैं, तो 60% इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज इन अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस द डेवलपमेंटल लेंथ रिक्वायरमेंट। जब आपके पास अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा तो डेवलपमेंटल लेंथ आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर हमें जो है माइल्ड स्टील के केस में हमारे पास जो है LD डेवलपमेंटल लेंथ 0.87 FY डायमीटर डिवाइड बाय 4 टाउ बीडी है, तो हमारे पास टाउ बीडी अगर इंक्रीज हो जाएगा, ये अगर इंक्रीज हो जाएगा, ये डेवलपमेंटल लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, टाउ बीडी इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो डेवलपमेंटल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है, डेवलपमेंटल लेंथ किन के केस में कम होती है, डेवलपमेंटल लेंथ जो है HYSD बार्स के केस में कम प्रोवाइड करनी होती है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू माइल्ड स्टील बार्स इन टेंशन। ये जो है माइल्ड स्टील बार्स के लिए फार्मूला वैलिड है, लेकिन जब आपको टाउ बीडी जो है वैल्यूज इंक्रीज करोगे तो उसके बाद जो है आप ये फार्मूला जो है किसी भी बार के लिए लगा सकते हो, टाउ बीडी, लेकिन आपको क्या करना है, 60% इंक्रीज करना होता है। फॉर बार्स इन कंप्रेशन द टाउ बीडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। और बार्स इन कंप्रेशन अगर है, यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये हमारे पास बीम है, तो बीम में ये वाले बार्स होते हैं, ये टेंशन में होते हैं, और ये वाले बार्स जो होते हैं ये कंप्रेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो ये जो है ये कंप्रेशन में है, ये वाले रीइंफोर्समेंट बार्स, और ये वाले बार्स जो है ये टेंशन में है। तो इसके लिए जो है टाउ बीडी की वैल्यू ही हो जाएगी टाउ बीडी, और ये वाली बार्स जो है जो कंप्रेशन में बार्स है, तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, 50% इंक्रीज करना होता है टाउ बीडी की वैल्यू। मतलब कि टाउ बीडी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 टाइम्स टाउ बीडी कंप्रेशन, टाउ बीडी टेंशन। तो हमारे पास टाउ बीडी कंप्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सॉरी ये 25 है, 1.25, 25% जो है वो इंक्रीज करना होता है। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, माइल्ड स्टील बार्स के लिए हमारे पास दिए हुए होते हैं, और अगर हमें HYSD बार्स के लिए निकालना है तो 60% इंक्रीज करना है, अगर आपको कंप्रेशन के लिए निकालना है तो 25% इंक्रीज करना है। कंप्रेशन में जो बार्स होते हैं टाउ बीडी हमें 25% इंक्रीज करना होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ द बीम इज टू यूज मोर नंबर ऑफ थिनर बार्स। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अगर हमें एक बीम है, हमने इसमें बार्स 4 बार्स फॉर एग्जांपल प्रोवाइड की है, हमने 4 बार्स प्रोवाइड की है 16 mm की, 16 mm की 4 बार्स हमने प्रोवाइड की है, लेकिन ये बॉन्ड में जो है फेल कर रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे पास एक बीम है, ये बॉन्ड में फेल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट जितना है उतना ही एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम 16 mm के बार्स प्रोवाइड कर रहे थे 4 बार्स, लेकिन हम दूसरा एक बीम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम 12 mm के 5 बार्स प्रोवाइड करेंगे। जब हम थिनर बार्स प्रोवाइड करते हैं तो हम ज्यादा बार्स प्रोवाइड करेंगे इसी रीइंफोर्समेंट एरिया के लिए। तो हमें क्या करना होता है, हमें थिनर बार्स प्रोवाइड करने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बार्स, मतलब कि ज्यादा बार्स प्रोवाइड करने होते हैं, और थिनर बार्स प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि बॉन्ड में हमारे पास बीम जो है वो फेल न कर जाए। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज टू यूज मोर नंबर ऑफ थिनर बार्स एज द सरफेस एरिया बार्स इंक्रीज। क्योंकि जब हम थिनर बार्स यूज करेंगे तो सरफेस एरिया हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। और AST जो है कांस्टेंट रखना होता है, मतलब कि एरिया ऑफ स्टील जो है वो कांस्टेंट हमारे पास रहेगा। मतलब कि हमें ज्यादा एरिया ऑफ स्टील यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें थिनर बार ज्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
अब आ जाते हैं डेवलपमेंटल लेंथ ड्यू टू फ्लेक्चर। डेवलपमेंटल लेंथ ड्यू टू फ्लेक्चर जो होता है वो आपको पता है, एल डी जो है ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए एम वन बाई वी प्लस एल नॉट। एम वन क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको ये याद रखना है, एम वन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इफ ऑल द स्टील इज स्ट्रेस्ड अप टू 0.87 एफ वाई, मतलब कि जो है हमारे पास स्टील है उसमें प्रॉपर स्ट्रेस जो है, डिजाइन स्ट्रेस उसमें आ जाना चाहिए। तो वी है शेयर फोर्स, वैल्यू एट द सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट रिएक्शन जो होती है शेयर फोर्स। एल जो है एल नॉट एंकरेज लेंथ होती है। तो एंकरेज लेंथ हम कैसे निकालते हैं? एंकरेज लेंथ जो होती है या तो डी होता है या फिर 12 फाई। डी है डेप्थ ऑफ बीम और 12 फाई जो है, 12 फाई है आपके पास 12 इंटू डायमीटर ऑफ बार, विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में से दो जो वैल्यू जो है बड़ी होगी वही होता है एल नॉट। तो ये जो है डेवलपमेंट लेंथ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लेस देन होना चाहिए इसके, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर m1 है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता ही है, v है शेयर फोर्स एट सपोर्ट, एल नॉट है एंकरेज लेंथ। तो एल नॉट जो होता है डी और 12 फाइव में से जो वाली वैल्यू ग्रेटर होती है वही हमें पुट करनी होती है। व्हेन द एंड्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट आर कन्फाइंड बाय द कंप्रेशन m1 इज इंक्रीज बाय 30%। अगर हमारे पास जो है रीइंफोर्स कंप्रेशन में जो है कन्फाइन किया गया है, मतलब कि कंप्रेशन एरिया में प्रोवाइड किया गया है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मोमेंट होता है वो उसको हम 1.3 30% मतलब इंक्रीज कर देते हैं। 30% इंक्रीज करना होता है हमें जब रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन साइड में होता है। तो ये चीजें, ये दो वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है। एल डी होता है m1/v प्लस एल नॉट और एल डी होता है 1.3 m1/v प्लस एल नॉट जब कंप्रेशन में कन्फाइंड होता है हमारे पास रीइंफोर्समेंट, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो अब आ जाते हैं बंडल बार्स क्या होता है। बंडल बार्स भी जो होता है, बंडल बार्स की वजह से हम जो है डेवलपमेंटल लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। तो कैसे इंक्रीज कर देते हैं? डेवलपमेंटल लेंथ शुड बी इंक्रीज बाय 10% इफ द 2 बार्स आर बंडल्ड। मतलब कि अगर हम 2 बार बंडल करके जो है यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास एक बार है, ये दूसरा बार है, 2 बार अगर हम बंडल करके यूज कर रहे हैं एक एक जगह, तो उसे उस वक्त हमें 10% इंक्रीज करनी पड़ती है डेवलपमेंटल लेंथ। इंक्रीज बाय 20% इफ द 3 बार्स आर बंडल। अगर 3 बार हम बंडल करेंगे तो 20% इंक्रीज करना पड़ेगा डेवलपमेंटल लेंथ को। इंक्रीज बाय 30% इफ द 4 बार्स आर बंडल्ड। अगर हम 4 बार को बंडल करेंगे तो हमें 30% जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 3 वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है। डेवलपमेंटल लेंथ 2 बार्स के लिए हम क्या करते हैं? 10% इंक्रीज करते हैं, 20% इंक्रीज करते हैं 3 बार अगर बंडल किए हैं, और 30% इंक्रीज करते हैं अगर हमने 4 बार बंडल किए हुए हैं। तो ये वैल्यू ज्यादा पूछी नहीं जाती है, मुझे नहीं लगता एसएसबी में ज्यादा पूछेगा, लेकिन किसी हैवी एग्जाम जो दे रहे हैं आप, एसएससी वगैरह, उनमें पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं लैप लेंथ। लैप लेंथ जो है ये जेके एसएसबी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर फार्मूला क्या है? ये तो रटने वाली चीजें हैं, सारी रटने वाली चीजें होती है यहाँ पर ज्यादा आरसीसी में, क्योंकि ये आईएस कोड की रिकमेंडेशंस होती है। तो लैप लेंथ जो होता है, लैप लेंथ, लैप लेंथ पहले आपको पता होना चाहिए कि लैप लेंथ क्या होता है। हमारे पास जो है 12 मीटर का रीइंफोर्समेंट होता है, 12 मीटर लेंथ का रीइंफोर्समेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बीम बना रहे हैं, हमने यहां से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया और यहां हमारा रीइंफोर्समेंट खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें लैप करना है, मतलब कि इस रीइंफोर्समेंट बार को दूसरे रीइंफोर्समेंट बार के साथ जोड़ना होता है। तो उसके केस में हम क्या करते हैं? हम ऐसे एक रीइंफोर्समेंट बार को इसके साथ लैप कर देते हैं, इसको थोड़ा मोड़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ आगे इस रीइंफोर्समेंट बार को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लेंथ होती है, इन 2 बार्स को यहां पर हमने क्या किया है? लैप किया है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इसे ही हम लैप लेंथ कहते हैं। तो इसको लैप लेंथ कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, लैप लेंथ क्या होता है। तो लैप लेंथ होती है ये। अब हमें लैप लेंथ क्या है? अगर हम कंप्रेशन में लैप लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि बीम है हमारे पास, मैंने आपको अभी भी दिखाया यहां पर, ये हमारे पास बीम है, ये कंप्रेशन साइड है और ये टेंशन साइड है, ये टेंशन साइड है और ये कंप्रेशन साइड है। तो कंप्रेशन में अगर हमें लैप प्रोवाइड करना है, मतलब कि 2 बार्स को लैप प्रोवाइड करना है, तो ये कितना हमें प्रोवाइड करना होता है कंप्रेशन में? कंप्रेशन में या तो एल डी प्रोवाइड करना होता है। एल डी जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई
AST डिवाइड बाय 4 टाउ BD, सॉरी ये AST नहीं है, डायमीटर है। 0.87 FY 5 डिवाइड बाय 4 टाउ BD, ये हमारे पास डेवलपमेंटल लेंथ है। या तो डेवलपमेंटल लेंथ प्रोवाइड करना है आपको, या फिर 24 इंटू डायमीटर ऑफ बार, जिसको आप लैब कर रहे हैं, ये डायमीटर ऑफ बार जो है जिसको आप लैब कर रहे हैं, 24 टाइम्स इसके डायमीटर को प्रोवाइड करना है। विच अवर इज मैक्सिमम, मतलब कि इन दो वैल्यूज को आपको, ये दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो डेवलपमेंटल लेंथ निकालनी है फार्मूला से, और दूसरा 24 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार जिसको हम लैब कर रहे हैं। विच एवर इज मैक्सिमम वही हमें प्रोवाइड करना होता है। मतलब कि अगर हमें फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल लेंथ से फार्मूला निकाला, तो इसका वैल्यू जो आ गया वो 26 mm आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। और दूसरा जो है 24 इंटू डायमीटर ऑफ बार, ये आ गया हमारे पास 50। तो हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन सा है, 26 और 50 में से मैक्सिमम कौन सा है, तो 50 है मैक्सिमम। तो ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि हमें 50 mm इन दो बार्स को लैप करवाना पड़ेगा। हालांकि 50 mm तो बहुत ही कम है, ये मैंने एग्जांपल यहां पर आपको दी। LD और 25 डायमीटर विच एवर इज मैक्सिमम। तो ये क्या है, कंप्रेशन में, ये आपको याद रखना है। कंप्रेशन के लिए LD और 24 टाइम्स डायमीटर से में से देखना होता है विच एवर इज मैक्सिमम। ये वैल्यू जो है बहुत बार पूछी गई है, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं लैप लेंथ इन टेंशन। अब हम टेंशन में अगर देखेंगे, मतलब कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या बोला, LD और 24 टाइम्स डायमीटर में से जो मैक्सिमम होगा वही प्रोवाइड करना होता है। अब अगर टेंशन में हमें प्रोवाइड करना है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारे पास टेंशन होता है बीम में। अब हमें टेंशन में प्रोवाइड करना है, टेंशन के लिए हमें क्या करना होता है, एक होता है डायरेक्ट टेंशन, एक होता है फ्लेक्सुरल टेंशन। ये जो है बीम में होता है हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंशन। क्या होता है, बीम में होता है फ्लेक्सुरल टेंशन। और डायरेक्ट टेंशन किस में होता है, डायरेक्ट टेंशन होता है अगर हमारे पास कोई बीम है, इसमें फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट टेंशन। तो डायरेक्ट टेंशन के केस में हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ ट्वाइस डेवलपमेंटल लेंथ और 30 टाइम्स डायमीटर। या तो इन दोनों में से मैक्सिमम वाला वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है अगर आप डायरेक्ट टेंशन में प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्लेक्सुरल टेंशन में अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास डेवलपमेंटल लेंथ और 30 डायमीटर में से मैक्सिमम वाला प्रोवाइड करना है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्सुरल टेंशन में क्या होता है फर्क, सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस LD यहाँ पर है और यहाँ पर LD है। तो यही दो एक फर्क है। तो ज्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है, फ्लेक्सुरल टेंशन का पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, LD और 30 डायमीटर में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हम टेंशन में प्रोवाइड करते हैं, क्या, डेवलप लैप लेंथ। तो लैप लेंथ आपको याद रखना है कि लैप लेंथ हम कितना प्रोवाइड करते हैं। एक तो आपको कंप्रेशन में याद रखना है, कंप्रेशन में के लिए क्या है हमारे पास, LD और 24 टाइम्स डायमीटर। और फ्लेक्सुरल टेंशन में जो है वो देखना है हमारे पास LD और 30 टाइम्स डायमीटर। अब आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि LD और 24 डायमीटर किस में है और LD और 30 डायमीटर किस में है। मैंने कैसे याद रखा हुआ है, टेंशन जो होता है, टेंशन में जो है बार्स को निकलने का खतरा ज्यादा होता है। कंप्रेशन में जो है बार्स को, जब कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो बार्स जो है रेजिस्ट कर सकती है इसको। लेकिन टेंशन में जो है, टेंशन में ज्यादा होता है हमारे पास चांसेस कि ये बार जो है कंक्रीट में से निकल जाए। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू जो है 30 टाइम्स डायमीटर, 30 टाइम्स डायमीटर जो है टेंशन के लिए है और 24 टाइम्स डायमीटर जो है कंप्रेशन के लिए है। तो ये ऐसे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। तो 24 टाइम्स डायमीटर जो है कंप्रेशन के लिए है और 30 टाइम्स डायमीटर जो है वो टेंशन के लिए है। तो ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी याद रख सकते हैं ऐसे। लैप सप्लाई शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। तो लैब सप्लाईज ये जो है ये IS कोड की एक रिकमेंडेशन है। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि लैब हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो लैब जो है, ये लैब हम कभी वेल्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो है कपलर्स आए हुए हैं, तो उनके बारे में, कपलर्स के बारे में अभी IS कोड में नहीं दिया हुआ है। तो कुछ बार्स जो होते हैं हम क्या करते हैं, हम इनको वेल्ड कर देते हैं यहाँ पर,
वेल्ड कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर 36 mm डायमीटर से ऊपर वाली बार्स है तो उनको हम लैप नहीं करते हैं, उनको हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि लैप हम कहां पर प्रोवाइड नहीं करते हैं, 36 mm डायमीटर से ज्यादा बड़ी बार्स जो होती हैं उनको हम लैप नहीं करते हैं, उनको हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। When bars of two different diameters are to be spliced, then the lap length should be calculated on the basis of diameter of smaller bar. मैंने आपको अभी बताया कि हम लैप लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं या तो एल डी या फिर किसके इक्वल, 30 टाइम्स डायमीटर के इक्वल। तो यहां पर ये जो डायमीटर लेना है, ये डायमीटर जो लेना है, अगर हमें दो बार प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हम 12 mm वाला प्रोवाइड कर रहे हैं, एक 16 mm वाला प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दो को हमें लैप करना है, तो हम कौन सा डायमीटर लेंगे, तो हम कौन सा डायमीटर लेंगे, छोटे वाले का डायमीटर लेंगे। तो यही यहां पर बोला गया है। When the two bars of different diameters are to be spliced, the lap length shall be calculated on the basis of diameter of the smaller bar. मतलब कि फार्मूले हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला बार जो है वही हमें फार्मूले में यूज करना है, उसके बेसिस पे हमें लैप लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी होती है अगर हमें दो डिफरेंट बार के डायमीटर्स को लैप करना है। आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंकरेज वैल्यू। तो एंकरेज वैल्यू में है जो है आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एंकरेज वैल्यू में आपको जल्दी बता देता हूं। मैंने आपको अभी बताया ये हमारे पास एक बीम है और ये कॉलम है, यहाँ पर ये कॉलम है। तो यहाँ पर हम जो रीइंफोर्समेंट यहाँ से लेके आ रहे हैं इसको हम या तो ऐसे बेंड कर देते हैं या फिर इस रीइंफोर्समेंट बार को हम क्या करते हैं, ऐसे बेंड कर देते हैं, या तो इस रीइंफोर्समेंट बार को जो है थोड़ा ऐसे बेंड कर देते हैं, या तो रीइंफोर्समेंट बार को जो है पूरा 180 डिग्री बेंड कर देते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बेंड जो है या तो 45 डिग्री का हो सकता है, या तो 90 डिग्री का हो सकता है, या 135 डिग्री का हो सकता है, और या फिर 180 डिग्री का हो सकता है। तो ऐसे हम जो है एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। तो एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या याद रखना है, यहां पर आप देख सकते हैं एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड इज इक्वल टू 4 टाइम्स डायमीटर फॉर ईच 45 डिग्री बेंड। जो भी 45 डिग्री हम बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए 4 टाइम्स डायमीटर हमें प्रोवाइड करना होता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हम इस बार को जो है 45 डिग्री से बेंड कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, 45 डिग्री से बेंड कर रहे हैं, तो हमें कितना प्रोवाइड करना होगा, ये कर्वड जो है, ये कर्वड हमें 4 टाइम्स डायमीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर ईच 45 डिग्री जो है 4 टाइम्स डायमीटर प्रोवाइड करना है। अब आपको ये मैंने बता दिया, अगर हमने 90 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया है तो ये जो कर्वड पोर्शन है ये हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 45 के लिए 4 टाइम्स डायमीटर, और 90 के लिए हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 8 टाइम्स डायमीटर। मतलब कि जितना हम 45 इंक्रीज करेंगे उतना हमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही अब अगर हम 135 डिग्री का एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला एंगल 135 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर हम कितना प्रोवाइड करेंगे, ये कर्वड एरिया ये जो है 3 बार 45, मतलब कि 12 टाइम्स डायमीटर। और अगर हमें एंकरेज वैल्यू जो है 180 डिग्री बेंड के लिए निकालना है तो ये होता है 16 टाइम्स डायमीटर। 45 के लिए 4 5, 90 के लिए 8 5, 135 के लिए क्या 12 5, और 180 डिग्री के लिए बेंड के लिए 16 5। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पर ये जो रेडियस बन जाता है, ये रेडियस जो बन जाता है, ये रेडियस जो होता है ये k टाइम्स डायमीटर होता है। तो k टाइम्स डायमीटर के इक्वल होता है इस रेडियस की वैल्यू। तो रेडियस की वैल्यू जो है k टाइम्स डायमीटर होती है, और k होता है 2 फॉर माइल्ड स्टील पूछा जाता है डायरेक्टली, k इज इक्वल टू 4 फॉर HYSD बार्स। तो K2 होता है किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, और K4 होता है हमारे पास HYSD बार्स के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं R जो होता है वो K5 के इक्वल होता है। K की वैल्यू जो है 2 होती है माइल्ड स्टील के लिए, K की वैल्यू 4 होती है HYSD बार्स के लिए। तो रेडियस हमारे पास 2 5 आ जाएगा माइल्ड स्टील के लिए, और R रेडियस इज इक्वल टू 4 5 आ जाएगा हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स के लिए। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है।
मैंने पूरा आपको जो है बॉन्ड एंड एंकोरेज जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहां पर मैं आपको ये बताऊं, ये कर्व्ड पोर्शन जो है वो मैंने 8 फाई आपको बता दिया। कर्व्ड पोर्शन के बाद हम स्ट्रेट पोर्शन भी एक देते हैं, तो उसका 4 फाई होता है। लेकिन आपको इस 4 फाई के बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो इसमें भी स्ट्रेट पोर्शन 4 फाई होगा, इसमें भी ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ये 4 फाई होगा। लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाता है, आपको कर्व्ड पोर्शन का ही पूछा जाता है। तो ये होता है 45 डिग्री बैंड के लिए 4 फाइव, 90 डिग्री बैंड के लिए 8 फाइव, 135 डिग्री के लिए 12 फाइव, और 180 डिग्री बैंड के लिए 16 फाइव। ज्यादातर आपको जो है प्रॉपर एंकर जो होता है वो प्रॉपर एंकर 180 डिग्री का होता है, उसके लिए पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको याद रखना है 16 फाइव होता है। तो ये जो चीजें हैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बॉन्ड एंड एंकरेज जो है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।